मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर लिखें प्लीज, मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। अब मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर में नंबर 1 क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, लिखे टबाको, स्मोकिंग वगैरह, स्मोकिंग, ठीक हो गया जी, स्मोकिंग की हम बात करेंगे। फिर आप लोग लिखें यार क्रोनिक हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। फिर जी बिल्कुल, इसमें आप लोग लिखें नंबर 3 पे डायबिटीज मेलाइटस, इसकी वजह से। फिर आप लोग लिखें नंबर 4 पे जनाब अली हमारे पास आ जाता है डिसलिपिडीमिया, और CK2 इसको लिखती है हाइपरलिपिडीमिया, तो लिखें जी डिसलिपिडीमिया, लिपिडीमिया, और CK2 ने लिखा है इसको हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। और डिसलिपिडीमिया में क्या हमारे पास हो सकता है पता है आपको इस बात का? इंक्रीज LDL और डिक्रीज HDL। तो इंक्रीज LDL जी, LDL एंड डिक्रीज HDL, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? ओबेसिटी, हाँ जी हो सकती है, ओबेसिटी पे जनाब अली बात करेंगे। ओबेसिटी में जो CK2 ने इसको लिखा है अब्डोमिनल ओबेसिटी हैज मोर प्रोन, दिस हैज मोर रिस्क, तो लिख लें अब्डोमिनल ओबेसिटी, जिनके पेट जनाब अली फूले होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद लेक ऑफ एक्सरसाइज टाइप A पर्सनैलिटी पीपल्स, हाँ जी, तो जनाब अली टाइप A पर्सनैलिटी जनाब अली आपके पास जो पीपल्स हैं जी, 1 by 1, हाँ जी, कैन बी, यस जी। अच्छा, कॉर्परमोनियल, जिस तरह उसमें हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर तो ब्लड के टर्बुलेंट की वजह से जनाब अली आपके पास आ जाए, टर्बुलेंट ब्लड की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांस है, अगर आपके पास पी से जो डिसलॉज हो जाए तो वो आके करवा सकते हैं, ये भी आपको पॉइंट। लेकिन हम मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, जिनको हम भाई इसको सिजेशन करवा सकते हैं ना, क्विट कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, इसको भी ठीक कर सकते हैं, मेंटेनेंस पे इसको भी कर सकते हैं, ओबेसिटी को भी कर सकते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी, अल्कोहल आपके पास वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाती है, स्पाज्म करवाती है, जिसके पास इस्कीमिया हो सकता है। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लिखिए जी आगे बात। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से आप लोगों को पॉइंट पता। अच्छा, अब इसमें यार ओबेसिटी में ना एक पॉइंट याद रखें, BMI का पता है ना? हाँ, बॉडी मास इंडेक्स, एक नोट लिख लें, एक नोट लिखें जी, बॉडी मास इंडेक्स पता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट BMI? हाँ जी, तो लिखें हाउ, 1 by हाउ कैलकुलेट, लिखे क्वेश्चन हमारे पास है हाउ कैलकुलेट BMI। बहुत सारे लोगों को BMI का नहीं पता होता, अब इसके हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क। अच्छा, BMI को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप लोग क्या करेंगे जनाब अली? वेट इन केजी, वेट इन केजी और डिवाइडेड बाय, हाँ जी, मीटर स्क्वायर ना, आपके पास जो है वो मतलब के मीटर स्क्वायर जो भी आपके पास होगा, मतलब कि कितने मीटर इसकी हाइट है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज कर लें, नॉर्मल मैं बात करता हूँ 60 kg है, उसके बाद अगर हाइट की बात कर ले, हाइट इन किस में होगी? हाइट इन मीटर स्क्वायर ना, हाइट इन मीटर स्क्वायर। अच्छा, हाइट किसी बंदे की है फॉर एग्जांपल 3.1 सपोज कर लें, अब 3.1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करके ना डिवाइड करना है किसके ऊपर? 60 के ऊपर, तो BMI आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी BMI की आप लिखें इंटरप्रिटेशन, BMI की लिखें इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन में क्या है कि आप गाइडलाइन कहती है कि अगर किसी की BMI है ना बिटवीन 70 to 25, BMI अगर किसी बंदे की है 70 टू जनाब अली 25 का, तो ये आपके पास क्या है? नॉर्मल आपके पास BMI है, नॉर्मल वेट में बंदा, ठीक है, ये मतलब कि नॉर्मल है, सॉरी। अच्छा, अगर किसी की जी, अगर किसी की BMI आ जाती है 25 से लेकर जनाब अली 30, तो ये अंडर आपके पास क्या है? वेट है, अंडर ओबीज है बंदा, ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट यार, मतलब ओवर जो है ना वेट है, ये क्या है आपके पास है? ओवर वेट है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर अगर किसी की आ जाती है BMI मोर देन 30, तो ये क्या है? ओबेसिटी। तो इसका आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ओबेसिटी अगर आज के बाद आप लेबल करना चाहते हैं तो क्या होगा हमारे पास है? हाँ जी,
मोर देन 30 BMI। ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताएं ना, कर सकते हैं ना। अब कुछ लिखे जी इमर्जेंट रिस्क फैक्टर। हमने पहले पढ़े मॉडिफाइएबल एंड नॉन मॉडिफाइएबल, फिर हम बात करने लगे नंबर 3 पे इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स। जी थर्ड फॉर्म लिखी, लोग इसको छोड़ देते हैं पता है, लेकिन ये भी जरूरी है जी। तो लिखें नंबर 3 पे, नंबर 3 लिखें। हम रिस्क फैक्टर इटियोलॉजी के अंदर रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें लिखें इमर्जेंट कह सकते हैं या फिर इमर्जिंग कह सकते हैं, इमर्जेंट रिस्क फैक्टर। अच्छा इमर्जेंट रिस्क फैक्टर में आपके पास क्या सिनेरियो है यार? इन्फ्लेमेशन आपके पास जो है ना बॉडी के अंदर, याद रखिएगा बहुत सारी इन्फ्लेमेशन है जिसमें आपके पास मतलब कि ये करवा सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रूमाटाइड आर्थराइटिस की, तो ये एक आपकी इसमें कंडीशन आ जाती है। अगर मैं बात करूं टीबी की, तो वो इसमें वो करवा सकती है। अगर मैं बात करूं एचआईवी की, तो वो करवा सकती है। ये मैं रिस्क फैक्टर की बात कर रहा हूं। ये अगर मैं बात करूं एसएलई की, तो वो करवा सकती है। ये डिफरेंट डिफरेंट इमर्जेंट आपके पास रिस्क फैक्टर जो कि बुक्स में मतलब मेंशन किए, इनके अंदर आपके पास जनाबे अली क्या हो सकता है? हाँ जी, एसएलई के अंदर आपको पता है मल्टी सिस्टेमिक है, एचआईवी मल्टी सिस्टेमिक, टीबी भी मल्टी सिस्टेमिक है, रोमाटाइड आर्थराइटिस में आपके पास ये वजह से दूसरा बिल्कुल ऐसे ये रिस्क फैक्टर है ना, किसी की वजह से हो सकते हैं, अपना उसका एग्जैक्ट काज नहीं है, ये किसी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। अब लिखे हैं जी इसके अंदर एक और बात करते हैं, लिखे नंबर 2 पे, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। लेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। यार एंटीऑक्सीडेंट अगर आप रिकॉल करें ना बायोकेमिस्ट्री को, तो वहां पे हमने पढ़े थे कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन सी, ए सी ई। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़े थे एंटीऑक्सीडेंट, तो लिखे विटामिन ए, ई और सी, ऐसे ही थे ना ये अपना। और ये आपके पास है क्या थे? फ्री रेडिकल विच हैज एबिलिटी टू, हाँ जी, कैन प्रोटेक्ट, मतलब कि एक तरह से ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉडी, अगर इनके खिलाफ कोई मतलब आ जाए चीजें तो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक और चीज है, फिर लिखें हीमो, ये भी पॉइंट आपने पढ़ा है, हीमोसिस्टीन यूरिया पढ़ा हुआ है ना। हीमोसिस्टीन यूरिया इज अ रिस्क फैक्टर फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज। आगे बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लिखें, हेडिंग दें जनाब अली, आर्थरोस्क्लेरोसिस के अंदर आपके पास ये कैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज करवाती है, इसकी हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। ये तो आपने आर्थरोस्क्लेरोसिस के बारे में रिस्क फैक्टर्स की बात की है, आर्थरोस्क्लेरोसिस किन किन कंडीशन के साथ हो सकता है। अब हम इसका पूरा एक चार्ट है जो कि तकरीबन 7 से 8 पॉइंट्स बनते हैं, उनको हम लिखेंगे, ठीक है। और ये बुक ने बड़ा अच्छा वाज़ह करके मतलब कि डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी पॉइंट्स। तो हेडिंग दें पैथोजेनेसिस। यार पॉइंट आपको समझ आ रहे हैं? ये कौन सा पॉइंट है? अब इसके बाद इसके ये हमारे पास लास्ट हेडिंग है, इसको ही हमने डिस्कस करना है जी। पैथोजेनेसिस को हमने हेडिंग डिस्कस करना है, देखें पैथोजेनेसिस। और ये आपको पता है ना सिर्फ इसके लिए, हर एक के लिए बहुत सारी बुक्स में आपको ये काम आएगी, पैथोजेनेसिस ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस कि ये होती कैसे है आर्थरोस्क्लेरोसिस। और ये प्लीज बी कॉन्शियसली आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है, मेरे साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह मजा भी आएगा, तो आप लोग कर भी लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास सिनेरियो क्या है, एक नोट लिखे, पहले नोट लिख लें छोटा सा ना, एक साइड पे नोट लिखें ताकि ये आपको चीज काम आएगी। एंडोथेलियल सेल रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ, यार ये तो बात आपको पता ना, एवरी वेसल फ्रॉम द इनर साइड लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल। हर वेसल आपके पास एंडोथेलियल सेल होते हैं, और एंडोथेलियल सेल्स का एक नॉर्मल कुछ फंक्शंस हैं जो कि अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो परफॉर्म करती हैं। तो लिखिए एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल जनाबली सेल रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ
जनाबे अली एक्टिवेशन एंड डिसफंक्शन इन फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एंड डिसफंक्शन ये आपने पॉइंट याद रखना है। अंडर, हाँ जी लिखें, अंडर मॉडिफाइएबल एंड नॉन मॉडिफाइएबल, हाँ जी नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। भाई जब ये रिस्क फैक्टर्स होंगे मुझे आप ये बताएं कि भाई एंडोथीलियल वेसल भी तो कोई ना कोई काम करेगी ना, वेसल्स में भी तो कोई ना कोई चेंजिंग आएगी ना। अब फॉर एग्जांपल जनाब अली के बंदा स्मोकिंग एक लॉन्ग टर्म से स्मोकिंग करता आ रहा है तो उसकी वेसल्स में कोई चेंजिंग आएगी ना। तो अब कोई बंदे को लॉन्ग क्रोनिकली हाइपरटेंशन चल रही है, ठीक है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको मेंटेन नहीं किया तो उसकी वजह से भी मसला आएगा ना। डायबिटीज मेलाइटस उसकी वजह से मसला आएगा ना। एलडीएल का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, मसला आएगा ना। चेंजिंग कुछ ना, अगर यार मैं ये कहता हूं फॉर एग्जांपल ये वेसल है, वेसल के अंदर क्लॉट बनता जा रहा है, तो क्या ये वेसल ऐसी रहेगी? नो अगर कोई ब्रांड न्यू आपके पास वेसल है तो उसका अपना फंक्शन भी तो होगा ना। नेचर ने तो आपको क्लॉट के साथ नहीं दी, नेचर ने तो बिल्कुल ब्रांड न्यू वेसल है, मतलब जिसमें फिर अंडर मॉडिफाइएबल एंड नॉन मॉडिफाइएबल क्या आएंगी? चेंजिंग आएंगी। वो चेंजिंग क्या आएंगी उनको हम देखने लगे। अब ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, लिखें नंबर 1 पॉइंट। अब ना इसको करने से पहले फिर हमें पता होना चाहिए हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल। लिखें हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल, ये भी टॉपिक आपके पास हिस्टोलॉजी से। टॉपिक का नाम क्या है? हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल। यार हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल, अच्छा हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल में हमारे पास क्या है? एवरी ब्लड वेसल, याद रखिएगा ना सिर्फ हम क्रोनिक आर्टरी की बात करने लगे हैं, हम सारी आर्टरीज की बात करने लगे हैं, जितनी भी वेसल्स आपके पास हैं। हर वेसल आपके पास 3 लेयर्स होती है ना उसकी, तो लिखे 3 लेयर्स। जी बिल्कुल, उसकी लिखे 3 लेयर्स। नंबर 1 ट्यूनिका। ट्यूनिका मतलब क्या है जी? लेयर। ट्यूनिका आपके पास फॉर एग्जांपल एडवेंटिशिया, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया और फिर क्या है? ट्यूनिका इंटीमा। और आपको पता है ट्यूनिका इंटीमा इज अ इनर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका मीडिया इज अ मिडल लेयर और ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज अ आउटर मोस्ट लेयर। बात क्लियर है? लिख लें इसके साथ अगर लिखना चाहते हैं, बाकी आप लोग। और ट्यूनिका मीडिया इज मेड बाय स्मूथ मसल्स, ऐसे है ना, स्मूथ मसल से आपके पास ये बनी होती है। अच्छा जी, अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। और जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है और इसमें आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और स्मॉल वेसल जिनको वेजा मतलब के एक वेजा वेनेजम कहते हैं। स्मॉल वेजा वेनेजम, छोटी छोटी। जी एडवेंटिशिया में ना, एडवेंटिशिया में कनेक्टिव टिश्यूज और वेजा वेनेजम। ये जो वेजा वेनेजम छोटी छोटी वेसल्स है ना, या जो ब्लड वेसल है उसकी अपनी भी तो ब्लड सप्लाई होगी ना, वो उनको सप्लाई करती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, और जो आपके पास इंटीमा है ना, इंटीमा के अंदर आपके पास होते हैं एंडोथेलियल सेल। ये इसमें आपके पास क्या है? हैविंग एंडोथेलियल सेल। अब आज के बाद आपको ये भी पता चल गया एंडोथेलियल सेल किसमें है? ट्यूनिका इंटीमा में। स्मूथ मसल किसमें? मीडिया में। कनेक्टिव टिश्यूज या फिर वेजा वेनेजम आपके पास किसमें है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये आपको हिस्टोलॉजी से पॉइंट पता चल। अब लिखें नंबर 1 पॉइंट, एक साइड पे डायग्राम और एक साइड पे आपके पास क्या होगा? यहाँ पे थ्योरी। या एक पेज पे डायग्राम, एक पेज पे सारी थ्योरी आपने लिखनी है। नंबर 1 पॉइंट, ये हर पॉइंट टू पॉइंट आपने लेके चलना है। अगर किसी ने एक पॉइंट मिस कर दिया समझे आपने सारी स्टोरी मिस कर दी, और ये स्टोरी होगी बिल्कुल। अच्छा जी, तो लिखें ड्यू टू नॉन मॉडिफाइएबल प्लस इमर्जेंट रिस्क फैक्टर, ड्यू टू नॉन मॉडिफाइएबल एंड मॉडिफाइएबल जनाबली एक तरह से कह सकते हैं। एंड जो मॉडिफाइएबल है वो तो लोग मॉडिफाइएबल करके रखते हैं, वो तो लोग चेंज मतलब कर सकते हैं, उनको तो ट्रीट कर सकते हैं। एंड इमर्जेंट
रिस्क फैक्टर आपके पास जनाबली क्या होगा, रिस्क फैक्टर इफेक्ट ऑन एंडोथीलियल सेल होगा ना, हाँ जी, इफेक्ट ऑन एंडोथीलियल सेल। और एंडोथीलियल सेल का तो आपको पता ही होगा, ये आपके पास वेसल है ना, तो ऐसे ये आपस में वेरी क्लोजली ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है ना, ये एंडोथीलियल सेल। अच्छा, अब इफेक्ट ऑन एंडोथीलियल सेल, एंडोथीलियल सेल जब इसके ऊपर इफेक्ट होगा तो ये आपके पास इफेक्ट की रिजल्टेंट क्या होगा, इफेक्ट ऑन एंडोथीलियल सेल लीड टू एक्टिवेशन, लीड टू एक्टिवेशन, ये इसकी क्या करवाएंगे, एक्टिवेशन। अब जी बिल्कुल, एक्टिवेशन जब हो गई तो याद रखिएगा, मुझे एक बात बताएं, एक्टिवेशन से आपके पास इसको प्रोटेक्ट करना चाहेगी ना कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है वेसल्स के अंदर, तो ये यहां बजाय इसके कि ये इसको प्रोटेक्ट करे, इसका नुकसान करती जाती है, अब नॉर्मल वर्क करती है एक्टिवेशन पे। ये लिख लें, एक्टिवेशन से अब नॉर्मल वर्क, ये बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने क्या बताया है कि एक्टिवेशन से होना तो ये चाहिए कि प्रोटेक्शन हो, लेकिन हो क्या रहा है, अब नॉर्मल वर्क। ये बात बहुत मैंने इंपॉर्टेंट कर दी है। फिर आगे देखते हैं जी, अब बात करते हैं एंड डिसफंक्शन, एक्टिवेशन एंड डिसफंक्शन। डिसफंक्शन अब लफ्ज कुछ और समझा रहे हैं, आप कुछ और, मतलब क्या, मेन कनॉट वर्क। अब वो काम जो वेसल को प्रोटेक्शन के तौर पे करने चाहिए थे वो ये करती नहीं है, नहीं समझ रहे मेरी बात। डिसफंक्शन होता है, मतलब कि डिसफंक्शन हो रहा है और एक्टिवेशन हो रही है। एक्टिवेशन कर रही है, वेसल एक्टिवेट हुई है, उसके एंडोथेलियल सेल, लेकिन काम क्या कर रही है, डिसफंक्शन, अब नॉर्मल काम करती जा रही है। अच्छा, अब क्या होगा जी, आगे बात लिखे नंबर 2 पॉइंट। अब इससे हमने आगे बात करना है, ये पॉइंट 1 आपके पास हो गया है, ठीक है, उसके बाद लिखे नंबर 2 पॉइंट 7 पॉइंट की ये थ्योरी हो गया आपके पास। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ड्यू टू एंडोथेलियल डिसफंक्शन, एंडोथेलियल की डिसफंक्शन की वजह से हमारे पास क्या सिनेरियो आएगा, अब उसको मतलब कि देख लेते हैं। ड्यू टू एंडोथेलियल डिसफंक्शन देयर इज lack of जनाबे वाली प्रोडक्शन, lack of जनाबे वाली ऑफ वेजोडाइलेटर्स की आपके पास क्या होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी। अब नॉर्मली एंडोथेलियल सेल आपके पास प्रोड्यूस करते हैं वेजोडाइलेटर्स, और सच एज वेजोडाइलेटर कौन कौन से आप जानते हैं, सच एज जबरदस्त, आपके पास क्या होगा जी, नाइट्रिक ऑक्साइड, आपके पास ऑक्साइड, आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन होगा ना, हाँ जी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके बाद TNF अल्फा, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, वेजोडाइलेटर के तौर पे एक तरह से, मतलब कि एंडोथेलियल सेल आपके पास जनाबली क्या करते हैं, प्रोडक्शन, तो इनकी क्या होगी आपके पास, लेक ऑफ वेजोडाइलेटर। जब वेजोडाइलेटर्स आपके पास नहीं होंगे तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी ना, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, लीडिंग टू, हाँ जी, रिजल्ट इसका फिर क्या होगा, लीडिंग टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, आपके पास क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ये आप लोगों को एक चांस नंबर 1, यहां पे आके मुझे आपने ये बताना है, इस जगह पे आके भाई ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होनी स्टार्ट होगी ना, बताओ ना मुझे। वेसल जब कम नैरो हो, ल्यूमन जब नैरो, ब्लड सप्लाई विल कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू एनी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे। अब लिखो नंबर 3 पॉइंट, ये पॉइंट आपने बस मिस नहीं करने क्योंकि ये ही स्टोरी है इसकी। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट लिखें, ड्यू टू एंडोथेलियल सेल जनाबली एक्टिवेशन, ड्यू टू
ड्यू टू एंडोथीलियल 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 सेल एक्टिवेशन, इसकी एक्टिवेशन से हमारे पास जनाब अली क्या होगा, देयर इज एक्सप्रेशन, लिख लें प्लीज, देयर इज एक्सप्रेशन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर जनाब अली फॉर लिख ले प्लीज, रिसेप्टर फॉर WBC। भाई अब ये बात थोड़ी सी आपने याद रखनी है, फॉर WBC, और WBC में भी मेनली फॉर स्पेशली लिख लें, स्पेशली यहां पर ये पॉइंट लिखें, स्पेशली फॉर मोनोसाइट, किसके लिए, मोनोसाइट। भाई अगर मोनोसाइट ब्लड वेसल के अंदर हैं तो इनको मोनोसाइट ही कहा जाता है। अगर ये ब्लड वेसल से बाहर चलेंगे तो ये मैक्रोफेजेस बन जाएंगे। नहीं बात समझे? अब यहां पे अब आगे पॉइंट देखें, ये स्टोरी बस ऐसे आपकी चलती रहनी चाहिए। तो भाई हम भी उसी की तरफ बातें जा रहे हैं, तो हमने लेके क्या आना है, MI काज करवाना है। अब ये सोचें इतनी ये सारे सिचुएशन चल रहे थे, इतने ड्यूरेशन में आपके पास कितने टाइम में होगा, एज मैंने आपके साथ लिखी है, ये ऐसे ही है ना। अच्छा अब नॉन मॉडिफाइबल लिखा था ना, एज होगी तो ये सारी स्टोरी आपके पास चलेगी। अच्छा जी एक नोट लिखें, छोटा सा नोट लिखें, छोटा सा, मोनोसाइट इन वेसल कॉल्ड मोनोसाइट, ऐसे ही है ना, कॉल्ड मोनोसाइट, बट आउट ऑफ वेसल मोनोसाइट, हाँ जी, मोनोसाइट बिकम मैक्रोफेजेस। जबरदस्त। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ये मैक्रोफेजेस के तौर पे फिर क्या करते हैं जी, आपके पास काम करते हैं। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए नंबर 4 ये तो आपने लिख लिया होगा ना, इधर को हम लेके जाते हैं सारी स्टोरी। ये भी लिख लिया आप लोगों ने, समझ आ रही है स्टोरी की कि नहीं? यही स्टोरी फिर डायग्राम के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करनी है। अच्छा यहां से अब हमारे पास कौन सा नंबर जाएगा, नंबर 4 नंबर जी आपके पास है 4। अब नंबर 4 में हमारे पास क्या सिनेरियो है, लिखें मोनोसाइट्स बाइंड विद इट्स रिसेप्टर, लिखें जी मोनोसाइट्स बाइंड इट्स रिसेप्टर, ये अपने रिसेप्टर के साथ जनाबली बाइंड करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद एंड एंटर इनटू ट्यूनिका मीडिया, एंटर इनटू ट्यूनिका मीडिया, ये ट्यूनिका मीडिया में एंटर होंगे। तो भाई ट्यूनिका मीडिया इज अ स्मूथ लेयर ऑफ वेसल, और जब ये ट्यूनिका मीडिया में जाएंगे मोनोसाइट, तो वहां पे जाके क्या बन गए, टिश्यू मैक्रोफेजेस बन गए ना। मैं क्योंकि इन्होंने इनगल्फ करने की कोशिश करनी है। तो देन बिकम, हाँ जी, हेयर मोनोसाइट बिकम, ये आपके पास जनाब बनेंगे टिश्यू मैक्रोफेजेस। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। अच्छा फिर आगे बात करते हैं जी। देखें लिखें, अब इसकी आगे स्टोरी लिख लेंगे यहां पे। नो दीज टिश्यू मैक्रोफेजेस या स्क्विंजर सेल कह सकते हैं ना, स्क्विंजर सेल भी कह सकते हैं। नो दीज यार देखें, आई नो एग्जाम के लिए यहाँ पे कोई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत सारी बुक्स में आपको कंसेप्ट आएंगे कि नहीं। हर ये स्टोरी आप किसी को भी सुनाए, ही और शी विल अप्रिशिएट इट। आप कहेंगे यार क्या बंदे ने क्या अच्छा नॉलेज रखा हुआ अपने पास। ठीक है, तो लिखिए नो दीज मैक्रोफेजेस या फिर स्क्विंजर सेल इन, हाँ जी, इन जनाबली इन
ट्यूनिका, ट्यूनिका मीडिया, इन ट्यूनिका मीडिया, ये ट्यूनिका मीडिया के अंदर बिकम फैट स्टोरिंग सेल, क्या बन जाएंगे? बिकम फैट स्टोरिंग जनाबे अली सेल। भाई सुन लें, पहले क्या होगा, आपके पास रिसेप्टर आया, एंडोथेलियल सेल ने रिसेप्टर दिया, किसके लिए? WBC, स्पेशली फॉर मोनोसाइट को एंटर किया ट्यूनिका मीडिया में, वहां पे मैक्रोफेजेस बने, स्क्विंजर सेल बने, स्क्विंजर सेल आपके पास फिर क्या बन गए? फैट स्टोरिंग सेल। नहीं बात समझ आई? ये फैट स्टोरिंग सेल। अब आगे बात करते हैं जी, नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो फैट स्टोरिंग सेल्स है, इसकी हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास क्या होगा? देखिए नंबर 5, दो पॉइंट्स रह गए यार, बाकी बस आपकी थोड़ी सी यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है? अब ये जो फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, मुझे एक बात बताएं, अब ये वेसल है, वेसल्स के अंदर जो ब्लड में यहाँ पे फैट भी तो चारी होगी ना, चारी होगी, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फैट है, क्या वो फैट को स्टोर करेंगे ना? तो लिख लें, ये फैट स्टोरिंग सेल लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ फैट, हाँ जी, इन वेसल वॉल, इन वेसल। तो ये भी पॉइंट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, ऐसे है ना? अच्छा आगे लिखे जी, उसके बाद जनाब अली, और फैट आपके पास कौन सी? LDL, मतलब ज्यादा से ज्यादा LDL क्या होगी? बैड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या होगा? डिपॉजिट। लिखो नंबर 5। हाँ नंबर 5 ना, नंबर 5। लिखे नो दीस स्टोरी बस बना के इसको चलाते जाए। नो दीस फोम सेल्स, और पता है आप लोगों को, इन्हीं को जब ये फैट स्टोरिंग सेल्स लीड टू कम्युलेशन ऑफ फैट इन द वेसल तो बिकम फोम सेल्स। ये आपके पास बिकम फोम सेल, ये बुक ने लिखा हुआ है फर्स्ट एड में फोम सेल, इसलिए मैंने कहा ये फोम सेल आपके पास, आपको पता होना चाहिए। नो दीज फोम सेल्स, ये जो फोम सेल्स आपके पास, इनके बारे में याद रखिएगा, इन ट्यूनिका मीडिया, नो दीज फोम सेल्स इन ट्यूनिका मीडिया will lead to formation of जनाबली आपके पास है वाइट लाइन इन वेसल वॉल, वाइट लाइन इन वेसल वॉल। उसके बाद आगे लिखें व्हाइट लाइन इन वेसल वॉल नोन एज फैटी स्ट्रीक। भाई ये भी पॉइंट एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, नोन एज फैटी, इनको आप लोग क्या कहते हैं? फैटी स्ट्रीक कहते हैं, फैटी स्ट्रीक। ये जब हिस्टोपैथोलॉजी करवाई जाती है ना, तो उसमें आप लोगों को ये मिलती है फैटी स्ट्रीक। फोम सेल क्या था? फैट स्टोरिंग सेल। फैट स्टोरिंग सेल क्या थे? मैक्रोफेजेस आपके पास बने। फोम सेल बाद में जाके ट्यूनिका मीडिया के अंदर क्या की? फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट लाइंस और फैटी स्ट्रीक बन गए। बात समझ आ गई? यार सारी चीजें आपको ये इस टेबल्स में है, ठीक है? ये आपको पॉइंट पता। उसके बाद लिखें आगे लिखें नंबर, यहां तक जो एज है ना तकरीबन पेशेंट की, वो तकरीबन 30 तक पहुंच जाता है बंदा, इस लेवल तक, जब तक फैटी स्ट्रीक बनती है जी। तो हम भी हर सारे थोड़े पेशेंट है दुनिया में, लोग सही भी तो है ना, हम कौन से कह रहे हैं सबके लिए। लिखिए नंबर 6। इसके बाद है जी लास्ट पॉइंट, और ये लास्ट इसको आप लोगों को पॉइंट पता होने, फैटी स्ट्रीक तक ना याद रखिएगा, ये आपके पास ना रिवर्सिबल कंडीशन होती है, यहां तक आप लोग रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल
स्टेट। भाई इसको आप रिवर्स कर सकते हैं कैसे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स दे सकते हैं, टीपीए दे सकते हैं, इसमें आप लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह, मतलब ऐसी ड्रग्स जो एंटी आपके बिल्कुल लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्लॉट जो मतलब ब्रेक डाउन के लिए आप लोग मतलब ड्रग्स दे सकते हैं डिफरेंट इस लेवल पे, ठीक है। अच्छा बहरहाल आगे बात करते हैं, लिखें नंबर 6 पे, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम हमारे पास कितने, इसके बाद एक पॉइंट है कितना, 10 मिनट, ओके हम कर लेंगे इसको, ठीक है। हाँ लास्ट पॉइंट बस इसके बाद। अच्छा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम हमारे पास गुजरेगा ना, टाइम लीड टू फर्दर एक्यूमुलेशन, लीड टू फर्दर accumulation, हाँ जी फर्दर आपके पास क्या होगी, accumulation ऑफ लिपिड इन ट्यूनिका मीडिया में फर्दर आपके पास क्या होगी जी, accumulation होगी। ये आपको पॉइंट पता, और ये आपके पास जैसे जैसे फर्दर accumulation होती जाएगी ना, तो रिजल्ट उसका जो होगा ना आपके पास वो लिख लें, रिजल्ट आपके पास होगा जनाबे अली स्टेबल एथिरोमा, ठीक है। तो लिखें रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एथिरोमा का मतलब क्या है, आप लोग एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ रहे हैं ना, एक थ्रोम्बस बन जाएगा, एक क्लॉट बन जाएगा स्टेबल, ठीक हो गया। तो अभी मैं बुक से आपको लोगों को चेक भी करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद आपके पास क्या है, स्टेबल, ये जो एथिरोमा है ना, अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये कोरोनरी आर्टरी है, यहां पे एक स्टेबल एथिरोमा बन गया, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू हार्ट आपके पास जनाबली क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, इम्बैलेंस होगी ना। अब आप लोग पढ़ते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, उसमें पढ़ते हैं स्टेबल एंजाइना, तो स्टेबल एथिरोमा लीड टू स्टेबल एंजाइना, ये पॉइंट आपने याद रखना। मोर देन 70 मोर देन 50% आप लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। ब्लॉकेज, डिग्री ऑफ ब्लॉकेज हम बात करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। वेसल्स की कितने के, तो ये आज के बाद आपको पता चल गया स्टेबल एरिथोमा लीड टू, हाँ जी किसको, स्टेबल एंजाइना। तो अगर स्टेबल एंजाइना आज के बाद आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल गया स्टेबल एंजाइना। अब यहाँ पे क्या होता है स्टेबल एंजाइना की, आपको डेफिनेशन का पता है, टिपिकल चेस्ट पेन विच गेट फ्री रिलीफ आफ्टर रेस्ट। एक्सर्शन पे पेन होती है, रेस्ट पे ये कम हो जाती है, क्योंकि एक्सर्शन पे हमें ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए। यार पॉइंट पिक कर रहे हैं ना आप लोग। नेक्स्ट आगे देखें, तो लिख लें लीड टू स्टेबल एंजाइना। यहां तक आपको ये स्टेबल एंजाइना की स्टोरी पता चल गई। अब आगे फिर अगर किसी ने इसको ना ट्रीट किया, इग्नोर कर दिया, ईसीजी ना करवाई, कार्डियक मार्कर्स ना करवाए, रूल आउट ना किया, तो अल्टीमेटली किधर जाएगा, एमआई करवाएगा ना। तो लिखें जी एमआई की तरफ बात जाती है हमारे पास। अब जी लास्ट पॉइंट है, लिखें नंबर 7 लास्ट पॉइंट। अब मैंने ना इधर चले लेके आता हूँ, ठीक है, तो कि आप लोगों ये पॉइंट नंबर 2 से यहां से नंबर 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट जी, 7 पॉइंट थ्योरी कैन लीड टू एमआई। अच्छा जी लास्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू जनाबे अली, ड्यू टू शेयर्ड या ड्यू टू शेयर्ड, आपके पास शेयर्ड जनाबे अली फ्लो ऑफ ब्लड, शेयर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। मैं आपको बताने लगा हूं, अगर किसी बंदे को क्रोनिकली हाइपरटेंशन चल रही है और ये क्लॉट बना हुआ है, हाँ जी ये क्लॉट बना हुआ है, तो भाई डिसलॉज होगा ना, ये पॉइंट उसकी तरफ मैं जाने लगा हूं। शेयर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, अगर इसके साथ शेयर करता है, इसके साथ टकराता है, नहीं मेरी बात समझ रहे, ड्यू टू शेयर्ड फ्लो ऑफ, हाँ जी ड्यू टू कोलिजन अट्रैक्शन, कोई भी यार लिख लें इसमें, अटैक, हाँ बिल्कुल, ड्यू टू शेयर फ्लो ऑफ ब्लड। आगे लिखें यार, फ्लो ऑफ ब्लड इफ फाइब्रस कैप्स ऑफ एरिथोमा,
इफ लिख लें जी, मैं आपको ये भी बात बताने लगा, इफ फाइब्रस कैप ऑफ एथिरोमा जनाबे अली, आपके पास क्या हो, गेट डिसलॉज या डिसलॉज का मतलब क्या है, ब्रेक, अब डिटैच, बिल्कुल। तो लीडिंग टू आपके पास जनाबी क्या होगा, लीडिंग टू, इसमें हमारे पास वेरी रैपिड लिखें, वेरी रैपिड, हाँ जी, लीडिंग टू वेरी रैपिड सुपर एडिड थ्रोम्बो एम्बोलाई, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस आपके पास क्या होगी, एक तरह से फॉर्मेशन। और ये थ्रोम्बस जब आपके पास जनाबली यहां से क्या करें, अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन बेसिकली कहते हैं प्लेटेड प्लग अक्रॉस बाय फाइब्रस, इसकी डेफिनेशन है प्लेटलेट्स प्लग क्रॉस बाय फाइब्रस, ये इसकी डेफिनेशन। आपके बाद अगर कोई थ्रोम्बस की डेफिनेशन पूछे तो आपने ये बतानी है, फाइब्रस जी, प्लेटलेट्स प्लग अक्रॉस बाय फाइब्रस, ठीक है जी। फाइब्रस को, ये जो आपके पास है फाइब्रस कैप, अच्छा यार ये जो है ना स्टेबल एथिरोमा, इसके ऊपर ना फाइब्रस कैप बन जाता है, मतलब इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है ना। तो जब ये फ्लो की वजह से डिटैच होता है ना इससे, मतलब कि कैप्स, फाइब्रस कैप्स, तो ये आपके पास थ्रोम्बस बनता है, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन प्लेटलेट्स प्लग अक्रॉस बाय, हाँ जी, फाइब्रस, और उससे हट जाता है। तो ये आपने पॉइंट किसका याद। अच्छा फिर क्या होगा हमारे पास, तो जब ये थ्रोम्बस अगर सर्कुलेशन के थ्रू आ जाए किसमें, कोरोनरी आर्टरी में, एम्बोलाई बन जाए, तो क्या करवाएगा, लीड टू एमआई, लीड टू एमआई। तो ये आपने पॉइंट इसके याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब होता क्या है जी, ओके हो गया 7 पॉइंट कंप्लीट। एमआई आपकी यहाँ तक होती है। अब हमारे पास क्या होता है, नेचर ने एंडोथेलियल सेल्स को एबिलिटी दी हुई है कि विद द टाइम, जैसे जैसे एज गुजरती जाए ना, तो अगर वेसल के अंदर, कल इंशाल्लाह बात करेंगे, अगर वेसल्स के अंदर आपके पास कोई क्लॉट बन जाए ना, तो उसको आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। नेचर ने एंडोथेलियल सेल्स को एबिलिटी दी हुई है। अब वो जो एबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ, हाँ जी, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए, in the form of TPA. Endothelial cell normally produce TPA. TPA is one of the, हाँ जी, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। और ये जो प्लाज्मिनोजेन है ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मिन आगे क्या करता है, ब्रेक करता है किसको, ब्लॉक्स को, जो कोई थ्रोम्बस वगैरह, ठीक है। लाइक अब टीपीए इन द फॉर्म ऑफ सिंथेटिक फॉर्म, जो हम मार्केट फार्मेसी में देखते हैं, वो स्ट्रेप्टोकाइनेज ए की फॉर्म में हम देखते हैं। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट वगैरह ये कौन सा, टीपीए नॉर्मली है, जो आपको नहीं पता होता बॉडी के अंदर। अगर एलडीएल थोड़ा सा मतलब किसी का हुआ है ना, तो वो टीपीए एंडोथेलियल सेल, अगर किसी वेसल बोथ जो क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उनका तो नहीं, मतलब क्रोनिक, लेकिन फिर भी वो नेचर ने ऐसे डिजाइन किया कि ये करता है, टीपीए रिलीज होता है, वो ब्रेक करता है। टीपीए में क्या है, प्लाज्मिनोजेन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्लाज्मिन ब्रेक करता है किसको, थ्रोम्बस को। तो लेकिन अगर यही टीपी आप देते हैं सिंथेटिक फॉर्म में, उसको आप लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज A2। थैंक्स। एनी क्वेश्चन प्लीज आफ्टर दिस। मैं इसी चीज को, ये आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अपनी बुक से देख के, जनाबली ये देख रहे हैं नीचे 5 पॉइंट्स बने हुए हैं वेसल के, ये नॉर्मल वेसल, फिर उसके बाद ये देखें एंडोथेलियल सेल, स्मूथ वेसल, मैक्रोफेजिस अंदर आके फिर डैमेज हुई है एंडोथेलियल सेल, फिर एलडीएल लेडन मैक्रोफेजिस, फैटी स्ट्रीक है, फोम सेल्स बने, स्मूथ सेल आपके पास माइग्रेशन हुई यहाँ पे, उसके बाद फाइब्रस प्लैग बना, जिसके इसके ऊपर मैंने बात की थी, यहाँ पे स्टेबल एथिरोमा के ऊपर फाइबर प्लैग्स, फिर आपके पास जनाबली स्मूथ मसल, और ये एक ब्लैक्स बन गया। अगर ये डिटैच होता है, फ्री होता है, तो आपके पास एमआई करवाएगा। एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस प्लीज। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। इसके बाद हमारे जो डिटेल में टॉपिक्स हैं, अंजाइना इसी बेस पे पढ़ेंगे, एमआई इसी बेस पे पढ़ेंगे, और काफी डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन। लेक्चर डिसमिस टिल टुमारो।